आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन आयोजक, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के जनाबे सदर सीए सतीश जैन साहब, सेक्रेटरी जनाब सुरेश खंडेलवाल साहब, जनाब संजय अग्रवाल साहब आईपीडीजी, सीए बीडी गुजराती साहब पीडीजी, और इस प्रोग्राम के कन्वीनर जनाब अतुल भलोटिया साहब, और इस शहर के एक मेरे विशेष दोस्त हैं, भाई हैं। जब जब मैं बनारस आता हूं तो ऐसा होता नहीं है कि वो मुझे जाकर के कहीं कोई लड़की चाय ना पिलाएं। मेरे दोस्त भाई सोशल एक्टिविस्ट श्रीमान अनिल यादव साहब, जो बनारस में बहुत एक्टिव हैं, विभाग मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। आप सबका बड़ा आभार कि आपने विश्व के सबसे पुराने शहर और भारत की सांस्कृतिक राजधानी में इतने विद्वान लोगों के बीच में मुझे आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया। सतीश भाई, आपने मेरे परिचय में सारी बातें कहीं, बस मुझे एक ही बात जो है भाती है, और शायद मैं देश भर में अगर लोग मुझे जानते हैं तो सिर्फ इस बात से जानते हैं। मुझसे कोई लाग लपेट सेकुलरिज्म की चादर में लपेट करके मुझसे कोई बात नहीं कही जा सकती। आपने अपना प्रोग्राम शुरू किया, तराने से शुरू किया, और ये तराना किसने लिखा है, क्योंकि आज का जो आपने विषय दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन संस्कृति क्या है, क्या चुनौतियां हैं, और पश्चिम की सभ्यता का आज हमारे सामने क्या चुनौती है। कश्मीर में धारा 370 और 35 पे हटने के बाद की थी। मैं अगर अपनी बात यहां से शुरू करूं कि सनातन संस्कृति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय समाज की अज्ञानता। भारतीय समाज के अंदर जो कुछ भी हमारा हजारों साल का गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में न हम पढ़ना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। और राजनीतिक शक्तियां यानी राज सत्ता जो भी नैरेटिव बनाती है, जो भी नारे देती है, हम ये समझते हैं कि राजनीतिक लोग इस देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान होते हैं, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। हम ऐसा मानते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि दुनिया भर में हर देश में जहां जितने भी महामूर्ख होते हैं, उनके लिए पहला और आखिरी प्रोफेशन राजनीति होता है। विद्वानों ने राजनीति में जाना बंद कर दिया क्योंकि राजनीति के नियम थे वो बदल दिए। इसलिए राजनीतिक नारों से पार्टियां वोट ले सकती हैं, चुनाव जीत सकती हैं, कोई हार जाएगा कोई जीत जाएगा, लेकिन राजनीतिक नारों से आपकी सिविलाइजेशन, आपकी संस्कृति, आपका राष्ट्र नहीं बचता। हमने 70 सालों में कम से कम राजनीतिक नारों को ही आत्मसात किया है, और जो कुछ उन्होंने बताया हमने उसी को माना है। यह बात अलग है कि आजादी के बाद भारत में राजनीतिक सत्ताओं ने अपने मनमाफिक इतिहास को लिखवाया, शिक्षा नीति बनाई, और आज इस देश का हर वो विद्वान जो मंत्री नहीं बना है, वो एक निपट बेवकूफ अनपढ़ मंत्री की बनाई शिक्षा नीति को पढ़ने पे मजबूर है, और ये हो रहा है। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो हमारी
कुल आबादी अगर किसी देश की देखें तो उस आबादी में मात्र 5% लोग राजनीति में होते हैं, उन्हें वोट देते हैं, जिताते हैं। बाकी 90% या 95% आबादी जो है वो अपने जीवन को अपने मूल्यों से जीती है। उनका राजनीति में कोई स्वार्थ नहीं होता है, राजनीतिक चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो 95% समाज है, जो राष्ट्र की चिंता करता है, जो समाज की चिंता करता है, वो अपने आप को इन तमाम राजनीतिक दलों से इतना दूर कर लेता है कि उसकी राष्ट्र में और समाज में भूमिका बहुत छोटी हो जाती है। और उस खाली जगह को जब नेताओं बढ़ बढ़ के भर देते हैं तो हम सब समाज एक खामोश, उदासीन, निराश होकर के उस पूरे मैदान को छोड़ के अलग चले जाते हैं। और फिर कोनों कोनों पे बैठ के, पुलियाओं पे, 80 घाट पे बैठ करके हम राजनीति को डिस्कस करते हैं। लेकिन राजनीति में जाकर के उन हालातों को बदलने के लिए कोई इस देश में विद्वान, क्योंकि विद्वान को यह बहुत बड़ा अपने अंदर एक ऐसा एक उसमें मैं पैदा हो जाती हूं, कहता मैं विद्वान हूं, मैं इस गंदगी में नहीं जाऊंगा। लेकिन वही विद्वान जो उस गंदगी के महारथी है, उस गंदगी को बर्दाश्त करने के लिए बाधित है। तो इस कारण सनातन क्या है, राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, असली प्रॉब्लम क्या है, हम उस तरफ कभी जाते नहीं हैं। राजनीतिक दल 2 महीने बिजली का बिल माफ कर देंगे, 5 किलो चावल फ्री देंगे, कोई टीवी देगा, कोई टीवी का कनेक्शन देगा। इन बुनियादों के ऊपर दुनिया की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे ज्ञानी सभ्यता के लोग इस बुनियाद पे वोट देते हैं। हमें अपने ज्ञानी होने का बोध है, हमें अपनी सरोकारों का बोध है, लेकिन हम उस भेड़ चाल में शामिल हैं जिसमें हमें सिर्फ तत्कालिक लाभ के पीछे सारी ताकत लगी है। इसलिए लड़ाई जो हम सबको लड़नी चाहिए, हम उसे छोड़ के हम कुछ ऐसी चीजों के पीछे फंस गए हैं जो रोज होती है, तत्कालिक होती है। उनका जीवन मात्र एक क्षण का, 1 मिनट का, 1 दिन का, 24 घंटे से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन सारी एनर्जी हमारे देश के लोगों की इन्हीं कामों में लगी हुई है। और मैं ये मानता हूं सतीश भाई, अगर कोई बीमारी है और आपको देर से ही पता चली ये बीमारी, तो आप उसका इलाज कराते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, उस एक्सपर्ट के पास जाते हैं। अगर ज्ञान की कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप उस ज्ञानी के पास जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, कोई चीज में जिसका हमें ज्ञान नहीं होता उनसे पूछने जाते हैं कि भाई ऐसा है, इसमें क्या करें। लेकिन ये जागरूक समाज अपनी इस बीमारी को न जानना चाहता है, न समझना चाहता है, और उस बीमारी को छुपाना चाहता है। और जब वो बीमारी एक बड़ी भयंकर रूप ले लेती है, तब हम चेतते हैं और तब तक मरीज को बचाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से सभ्यताओं में, राष्ट्र में, राज्यों में जो बीमारियां हैं, उस बीमारी का अगर आपको इलाज करना है तो फिर इस चिंता से नहीं डरना होगा कि इस बीमारी के इलाज में एक बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, हाथ काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा, तभी आपके शरीर को बचाया जा सकता है। तो ये शरीर रूपी जो भारतवर्ष है, जो सनातन है, जो राष्ट्र है, अगर इसके साथ में ऐसी ऐसी जघन अपराध किए गए हैं कि नस्ल दर नस्ल उसे यह पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए पूरे देश की सोच मार्कशीट ओरिएंटेड हो गई है।
जिसकी मार्कशीट में टॉपर है वो ज्ञानी है, उसने 3 घंटे रट करके आईएएस का इम्तिहान दे दिया है, वो पास हो गया है, तो वो महामानी है। अब उसके बारे में उसके बाद जितने हैं सब अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा यह कहता है, आप सब विद्वान लोग हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वहां है, कि जो बैक बेंचर होता है, जिसको मार्कशीट के अंदर नंबरों से वो मार्कशीट कितनी खूबसूरत होगी इसकी चिंता नहीं करता, वही शख्स इस देश में कुछ बड़ा कर गुजरता है। क्योंकि कुछ लोगों को मार्कशीट इतनी प्यारी होती है कि मार्कशीट के रूप में उनको नौकरी मिल जाती है, वो इंडिविजुअल नौकरी मिलती है, उसका विकास हो जाता है। लेकिन इस मार्कशीट ओरिएंटेड देश की वजह से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पा रहा। लेकिन राष्ट्र के निर्माण में अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिनके पास मार्कशीट तक नहीं होती है, और वो समस्याओं को सामने से हैंडल करते हैं। वो तर्क और वितर्क में इतना नहीं जाते, आप तर्क करते रहें और तर्क करते करते इतनी दूर तक निकल जाए कि उसका अंत ही नहीं होता है। इतने उस पर वितर्क होंगे, कुतर्क होंगे, और बातचीत का सिलसिला कई सालों से चलता रहता है। या अगर मैं यह कहूं कि जिसे बुद्धिजीवी कहते हैं, वो बुद्धिजीवी सिर्फ अपनी बुद्धि से अपने खाने का सर्जन करता है। आईएएस बन गया तो आईएएस के बाद नौकरी जाने वाली है, तो उसके बाद का इंतजाम करने लगता है। तो वो बुद्धिजीवी किसी भी हालत में अपनी बुद्धि का प्रयोग सिर्फ अपने लिए करता है कि मुझे कैसे भी ऐन कैन प्रकरण से सत्ता का और व्यवस्था का सुख भोगना है। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग राष्ट्र के लिए इसलिए नहीं करता है कि उसको लगता है कि ये लंबी लड़ाई है, इसमें जो भी कुछ लड़ते लड़ते मिलेगा वो किसी दूसरे को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, और उसे सब कुछ चाहिए होता है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि अभी जो तराने से आपने अपनी इस प्रोग्राम का आगाज किया, सनातन को बचाना है। सनातन संस्कृति क्या है, मैं उसका कोई प्रख्यात पंडित नहीं हूं, लेकिन एक चीज मेरी समझ में आई 25 साल की पत्रकारिता में, कि हम जिनसे मुखातिब हैं, जिनको हमको बताना है, उन बच्चों को जिनको इस देश और संस्कृति और संस्कारों के बारे में बताना है, हम उन बच्चों से हजारों साल पुरानी भाषा में बात करते हैं। और वो बच्चे जो आज 5 दिवसीय क्रिकेट मैच से 2020 तक पहुंच गए हैं, जिनका खाना 2 मिनट है, जिनके पास समय कम है, जिनके पास किताबें कम हैं, जिनके नैरेटिव समाज में तथाकथित स्थापित लोगों से निकल के आते हैं, हम जब उनसे बात करते हैं तो न जमीन पे उतर के बात करते हैं, न उनकी भाषा में बात करते हैं, और हमें अपने ज्ञानी और बड़े होने का बड़ा दम्भ रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो बच्चा जो 15 साल का है, वो हमारी भाषा को समझे, हमारे तर्कों को समझे। अगर आपको अपनी भाषा से अपनी बात समझानी है तो आपको उसकी भाषा में बात करनी होगी, उसकी भाषा को समझना होगा, और उस भाषा में ही आपको अपनी कॉम्प्लेक्स, कठिन से कठिन बात को सरल करके देना होगा। लिहाजा मैं ये समझ पाया कि अगर आज की उस पीढ़ी को आपको आगे की चुनौतियां बतानी है तो बहुत लंबी कहानी मत सुनाइए। उनसे मत कहिए कि वो गीता पढ़ें, उन्होंने हिंदी पढ़ी नहीं है, आप गीता पढ़ा रहे हैं। आपके घर में गीता तक नहीं है, आपके घर में रामायण तक नहीं है, आप चाहते हैं कि वो श्लोक बोले। तो हम उनसे उतनी ही बात करें जितनी उनकी समझ में आए, और उनकी भाषा में करें, उनके कपड़ों में करें, उनकी स्टाइल में करें,
और जब पहली सीढ़ी अगर वो चढ़ जाए, दूसरी सीढ़ी, तीसरी चढ़ जाए, उसके बाद हम फिर उनसे उस भाषा में बात करें जिसमें हम करना चाहते हैं। इसलिए कश्मीर में एक ब्राह्मण जिसने अपना धर्म छोड़ करके मजहब बदल लिया था, उस सपरू के बेटे मोहम्मद इकबाल ने यह भारत का तराना लिखा है। और शायद यही वजह है कि हम जब इन चीजों को बच्चों को बताते हैं तो बच्चे जब खोज करते हैं विकिपीडिया में तो आगे जाकर के उनकी बस रुक जाती है और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते और हमारे पास जवाब नहीं होता। लिहाजा हम बता तो देते हैं लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते, उसकी सच्चाई नहीं बताते। इसलिए पड़ोसी लोग और पड़ोसी मुल्क और इस देश को तोड़ने वाली ताकतें और सनातन को समाप्त करने वाली विचारधाराओं ने हमारे अपने ही बच्चों के अंदर एक हीन भावना पैदा कर दी है। हम उनसे बात नहीं करते, उनसे कम्युनिकेट नहीं करते। इसलिए बाहर के लोग जो भी उनसे छोटा मोटा कम्युनिकेट कर देते हैं वो ये समझते हैं यही सत्य है।